सब कुछ नए फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है आज की क्लास के लिए। एल्कीन्स ही पढ़ रहे हैं अभी, लेकिन एल्कीन्स के कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें कुछ और कंपाउंड्स बनते हैं जिनका आपको अभी आइडिया नहीं है, तो वो आज हम इंट्रोडक्शन लेंगे उसका। देखो, हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स में क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ होता है, और पीछे कोई भी एल्काइल चेन हो सकती है। इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा यही है, लेकिन उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में OH लगा हुआ होता है। डबल बॉन्डेड कार्बन दैट हैव डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, इट हैज OH अटैच्ड टू इट। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, जो ओ लेवल में पढ़ा है। एल्डिहाइड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में डिफरेंट क्या है कि उसमें कार्बन जिसके साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है उसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, OH पूरा अटैच्ड नहीं है। तो दिस इज एल्डिहाइड। तो जो फर्स्ट एल्डिहाइड हमारे पास होगा जिसमें एल्काइल ना हो, सिर्फ हाइड्रोजन हो, तो दिस इज नोन एज मिथानल वन कार्बन एल्डिहाइड। स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम लोग OH नहीं लिखते। अगर इस तरह से लिखेंगे ना तो ऐसा लगता है कि ये अल्कोहल है। वैसे तो अगर आप क्लोजली इसको एनालाइज करो तो कार्बन का पीछे हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड है, और आगे फिर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होगा तो ही कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी, क्योंकि उसके साथ भी हाइड्रोजन तो है नहीं। तो इसको अल्कोहल से डिफरेंट करने के लिए इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ना हम लोग यूं करके लिखेंगे, CHO लिखेंगे इंस्टेड ऑफ COH, ताकि ये देख के पता लग जाए कि भाई एल्डिहाइड की बात चल रही है। एल्डिहाइड विद टू कार्बन एटम्स, जिसमें एक एल्काइल पीछे मिथाइल लगा हुआ होगा CH3, तो इसका नाम होता है इथानल। जैसे इथेन होता है दो कार्बन वाला, आखिर में ई हटा के हम Al लगा देते हैं तो एल्डिहाइड का नाम बन जाता है। दिस इज इथानल। सिमिलरली थ्री कार्बन एटम एल्डिहाइड वुड बी कॉल्ड एज प्रोपेन होता है। जैसे प्रोपेन के आखिर से ई हटा के इसकी जगह हम Al लगा देंगे तो इट वुड बिकम प्रोपेनल। देन ब्यूटेनल, पेंटेनल एंड सो ऑन। तो एल्डिहाइड्स का चैप्टर है पूरा, वो हम अलग से भी पढ़ेंगे, बट ये इंट्रोडक्शन है कि एल्डिहाइड इस तरह से बने हुए होते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा, इट वुड बी प्रोपेनल का CH3CH2CHO, इथेनॉल का CH3CHO। स्केलेटल फॉर्मूला एल्डिहाइड का किस तरह से होगा, प्रोपेनल का अगर हम स्केलेटल फॉर्मूला देखें तो इट हैज थ्री कार्बन, वन टू थ्री, और थर्ड कार्बन पे वी हैव डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। सिमिलरली इथेनॉल का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा, इट वुड बी लाइक दिस। एंड पे यहाँ पे एक हाइड्रोजन है जो कि स्केलेटल फॉर्मूला में हम शो नहीं करते, तो ये आपको खुद ही रियलाइज करना है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, दिस इज एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड को डिटेल में हम लोग ऑब्वियसली एल्डिहाइड के कार्बोनाइल कंपाउंड्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। एल्डिहाइड बेसिकली एक कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, और कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास दो तरह के फंक्शनल ग्रुप नए हैं, एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन्स है। आगे कर दूं, यहाँ तक लिख लिया है? अच्छा, दूसरा कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है कीटोन्स। कीटोन्स में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और ये जो कार्बन है जिस पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा हुआ है उसके राइट और लेफ्ट पे भी कोई एल्काइल चेन होनी चाहिए। अब वो सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। मतलब अगर फर्स्ट कीटोन अगर हम बनाएंगे तो फर्स्ट कीटोन वुड बी ऑफ थ्री कार्बन कीटोन। मतलब मिनिमम कार्बन थ्री चाहिए पहला कीटोन बनाने के लिए, क्योंकि जो अल्फा कार्बन है जिसके साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है उसके राइट पे भी एल्काइल चेन होनी चाहिए, लेफ्ट पे भी एल्काइल चेन होनी चाहिए। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर कीटोन दैट इज पॉसिबल इज विद थ्री कार्बन एटम्स। इसके बाद आप जैसे राइट साइड पे दो कार्बन की चेन लगा दो, CH2CH3, और यहाँ CH3 लगा दो, ये भी एक कीटोन है। You can also make ketone like this, CH2CH3 राइट साइड पे इथाइल
लगा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन वाला, और ये तो जो फर्स्ट कीटोन है उसका नाम किस तरह से देते हैं, जैसे प्रोपेन है, इसके आखिर का ई हटा के हम इसके साथ ओन लगा देते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपानोन। सिमिलरली फोर कार्बन एटम कीटोन वुड बी कॉल्ड एज, जैसे ब्यूटेन है, तो इसके आखिर से ई हटा के हम ओन लगा देंगे, ओन, ओ एन ई, ओन, ब्यूटानोन। फाइव कार्बन एटम वाला जो कीटोन होगा डेट वुड बी पेंटानोन। पेंटानोन ऑनवर्ड जो है ना, हमें नंबरिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि पेंटानोन के दो आइसोमर्स पॉसिबल हैं, एक तो ये मैं सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा दूं। पेंटानोन ऐसे भी बन सकता है, वो फिर हम कीटोन्स में देखेंगे। जो फर्स्ट वाला लेफ्ट पे जो पेंटानोन बना हुआ है उसकी फिर हम नंबरिंग करेंगे, तो सेकंड कार्बन पे पेंटानोन कीटोन फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो दिस वुड बी कॉल्ड एज पेंट टू ओन। और जो राइट पे बना हुआ है दिस वुड बी कॉल्ड एज, अच्छा सॉरी, वो पेंट टू ओन नहीं है, पेंट थ्री ओन है। सेकंड वाला इज पेंट टू ओन। इस कीटोन में आपको ये रियलाइज करना है कि जो अल्फा कार्बन है जिसके साथ कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा हुआ है, उसके दो बाकी के दो बॉन्ड्स एल्काइल ही हो। और एल्डिहाइड में क्या है, देखो अब ये डिफरेंस है, एल्डिहाइड में कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और कीटोन में भी है। एल्डिहाइड में एक बॉन्ड कार्बन का हाइड्रोजन होना जरूरी है, और पीछे एल्काइल हो सकता है, लेकिन कीटोन में दोनों एल्काइल होना, दोनों कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हो अल्फा कार्बन के साथ, दिस इज कीटोन। तो अब इसको डिटेल में हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स के चैप्टर में देखेंगे, और इसमें इसका जनरल फॉर्मूला, इनकी नेमिंग, इनका स्केलेटल फॉर्मूला, ये सारा फिर हम लोग उसमें देखेंगे। वैसे अगर ब्यूटेनोन का आप स्केलेटल फॉर्मूला बनाओगे तो फोर कार्बन एटम्स हैं, वन टू थ्री फोर, और सेकंड कार्बन पे हमने डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगाया हुआ है, तो दिस इज ब्यूटेनोन। पेंट थ्री ओन का अगर हम स्केलेटल फॉर्मूला बनाएंगे तो इट वुड बी लाइक दिस, वन टू थ्री फोर फाइव, और थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। सिमिलरली पेन टू ओन का क्या होगा, वन टू थ्री फोर फाइव, और सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। प्रोपेनोन का would be like this। तो क्या मेन डिफरेंस है एल्डिहाइड और कीटोन में, both will have carbon double bonded oxygen, and the carbon to which double bonded oxygen is attached is called, इसको मैं अल्फा कार्बन कह रहा हूँ आइडेंटिफाई करने के लिए कि मैं किस कार्बन की बात कर रहा हूँ। तो कार्बन विद डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, इफ इट हैज वन हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड टू इट एंड द अदर पार्ट कैन बी एन एल्काइल, so this is an aldehyde। और कीटोन में अल्फा कार्बन के साथ, जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन अटैच्ड है, उसके बाकी के दो बॉन्ड्स पे कार्बन ही हो, मतलब कोई एल्काइल चेन हो। अब वो सी एच थ्री भी हो सकता है, सी एच टू सी एच थ्री भी हो सकता है, मतलब मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है बिस्मा। नेमिंग इर्तिजा हम लोग आगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स में इनकी ना डिटेल में देखेंगे, अभी बस बस ओवरव्यू लेना है, क्योंकि एल्कीन्स का एक रिएक्शन ऐसा है जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन आपको दिखने वाले हैं अभी। चले आगे बढ़े। अच्छा, एल्कीन्स का एक रिएक्शन जो हमें पढ़ना है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स।
अच्छा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स हमारे पास दो टाइप्स की हैं। एक है माइल्ड ऑक्सीडेशन और दूसरी होती है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करवाने के लिए जो हम लोग रिएजेंट यूज करेंगे, दैट वुड बी आवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज पोटेशियम मैग्नेट 7। देखो, दो टाइप की ऑक्सीडेशन हमने पढ़नी है इसमें। पहली फर्स्ट वन इज माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। तो इसमें वी एड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज एक्वस एसिडिफाइड। अच्छा, इसको हम एसिड के साथ भी ले सकते हैं और एल्कली के साथ भी ले सकते हैं। इट कैन बी एक्वस एसिडिफाइड और एल्कलाइन पोटेशियम मैग्नेट 7। इसका फॉर्मूला है KMnO4। वो हमारे पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही। अच्छा, माइल्ड ऑक्सीडेशन में ना हमारे पास ये कोल्ड KMnO4 यूज करते हैं। कोल्ड का मतलब क्या है? रूम टेम्परेचर पे। हीट नहीं करेंगे इसमें, इन शॉर्ट। तो अब इसमें होगा क्या, जो एल्कीन है वो ऑक्सीडाइज्ड होगा। किस तरह से ऑक्सीडाइज्ड होगा वो देख लेते हैं। देखो, अगर हमारे पास कोई एल्कीन है जैसे कि इथीन है, और इथीन में हम लोग कोल्ड, और ये डाइल्यूट लेते हैं, कंसंट्रेटेड नहीं लेते, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 डालते हैं, एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट। तो एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट जब एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है तो उसका कलर चेंज भी होता है फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। अच्छा, अब एल्कीन ऑक्सीडाइज्ड होके जब कोल्ड KMnO4 डालेंगे तो वो ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा? तो एल्कीन में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में से जो पाई बॉन्ड है वो खत्म हो जाएगा इसमें। वो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स विल हैव वन फ्री वैलेंसी, जिसकी जगह पे आके हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा, अल्कोहल वाला OH and OH। तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है, इसको हम कहते हैं डायोल। दिस इज नोन एज डायोल। अब जैसे ये दो कार्बन वाला अल्कोहल है, इसमें डायोल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दो एल्केन्स है ना। दिस इज नोन एज इथेन 1,2 डैश डायोल। इसको लिख लो जल्दी से। और कलर चेंज क्या हो जाएगा KMnO4 का? पर्पल टू कलरलेस। इसका रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं है हमारे पास के डबल बॉन्ड कैसे चेंज हुआ है। इसको लिख लो, तो इसकी और एग्जांपल्स देख लेते हैं अभी। आगे बढ़े। चलो, अब ये जो हमारे पास कंपाउंड बना हुआ है, दिस इज बेसिकली ब्यूटुइन। ब्यूटुइन है ना। ब्रांच में दिखाया हुआ है डबल बॉन्ड को अलग करके, बट वी नो के ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 ब्यूटुइन। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, कोल्ड KMnO4 लिया है ना, मींस एट रूम टेम्परेचर।
तो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा, दोनों बॉन्ड नहीं खत्म होंगे, सिर्फ एक बॉन्ड खत्म होगा, तो कार्बन की जो वैलेंसी फ्री हुई है उसके साथ OH OH लग जाएगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करें तो वो ये है 4 कार्बन एटम वाली। इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, तो दिस इज ब्यूटेन -1 2 डाई ऑल। और इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला किस तरह से लिखेंगे, फर्स्ट कार्बन एटस 3 हाइड्रोजन CH3, सेकेंड कार्बन के साथ OH आ गया, OH हम ऐसे ब्रांच में ले लेंगे, फिर थर्ड कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और OH, और जो लास्ट कार्बन है उसके साथ अगेन CH3। ये रही बात। आगे बढ़े। सेकंड वाला स्ट्रक्चर जो है उसमें 2 डबल बॉन्ड है, तो दोनों डबल बॉन्ड का एक एक पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा, और जो जो कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई है उसमें OH, दोनों दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH आके अटैच हो जाएगा। राइट। हाँ सॉरी, ये जो हमारा नाम है ना ये गलत हो गया, ये ब्यूटेन 1 2 डायोल नहीं होगा, इट वुड बी ब्यूटेन 2 3 डायोल। ऊपर वाला स्ट्रक्चर बनाया ना, ये ब्यूटेन 2 3 डायोल होगा, सेकंड और थर्ड कार्बन पे OH लगा हुआ है ना। अच्छा, अब इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस देखो, ये हो सकती है कि रूम टेम्परेचर पे हम ये हमने टेस्ट फॉर एल्कीन्स जो है वो ये भी देखा है कि ब्रोमीन ऐड करते हैं तो ब्रोमीन डिकलराइज हो जाती है। तो ये रिएक्शन भी एज अ टेस्ट फॉर एल्कीन यूज हो सकता है, मतलब कि किसी मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या नहीं, या कोई कंपाउंड अनसैचुरेटेड है या नहीं। तो दिस रिएक्शन कैन आल्सो बी यूज एज टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन ब्रोमीन डिकलराइजेशन और ब्रोमीन वाला टेस्ट जो है वो ज्यादा कॉमनली यूज होता है, क्योंकि ये भी रूम टेम्परेचर पे हो रहा है तो ये भी टेस्ट करना आसान है, कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ब्रोमीन वाला ज्यादा नॉर्मली यूज हो रहा होता है। और इसमें पॉजिटिव रिजल्ट कब आएगा, जब कलर चेंज पर्पल टू कलरलेस हो जाएगा। देखो ब्रोमीन जो है ना हम लोग दोनों स्टेट में यूज कर सकते हैं, लिक्विड भी यूज कर सकते हैं और एक्वस ब्रोमीन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। एक्वस ब्रोमीन का मतलब है कि ब्रोमीन जो है वो होती रेड ऑरेंज कलर की है, जब ब्रोमीन को पानी में डालते हैं ना। देखो मैं बता देता हूँ ये बात, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एल्कीन है कोई C2H4, तो अगर हम इसमें ब्रोमीन लिक्विड डालते हैं ना Br2 से लिक्विड फॉर्म में प्योर ब्रोमीन, तो उसकी भी एडिशन हो जाती है। और
ब्रोमीन के दोनों एटम जो है डबल बॉन्डेड कार्बन पे लग जाएंगे, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। अच्छा, ब्रोमीन का कलर जो होता है वो प्योर ब्रोमीन का इज रेड ब्राउन। जब ब्रोमीन मॉलिक्यूल ही खत्म हो गया तो कलर चेंज हो जाएगा रेड ब्राउन टू कलरलेस। लेकिन अगर यही रिएक्शन आप क्या कहते हैं उसके साथ करोगे ना, ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर किसको कहते हैं, एक्वस ब्रोमीन को। जब जब ब्रोमीन को हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो दिस इज नोन एज ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर का जो कलर होता है जब ब्रोमीन को पानी में डिसॉल्व करते हैं ना, तो वो एग्जैक्टली रेड ब्राउन नहीं होता, वो ऑरेंज कलर का शेड दिख रहा होता है। तो ये भी डीकलराइज हो जाता है ऑरेंज टू कलरलेस। अच्छा, इसमें जो है ना प्रोडक्ट में आपके पास ब्रोमीन भी लग सकते हैं दोनों एटम पे, लेकिन OH भी लग सकता है वाटर की वजह से। तो ये ब्रोमोफिनॉल बन जाता है। ये भी हैंडआउट में हमने डाला हुआ है रिएक्शन। तो ये ब्रोमोफिनॉल है, मतलब सॉरी ब्रोमो एल्कोहल है। सही है हारिस। इट इज अ टेस्ट, वो जो टेस्ट फॉर कंपाउंड्स होता है ना, कि मुझे आइडेंटिफाई करना है कि एल्कीन है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या अल्कोहल है, उस टेस्ट की बात कर रहे थे। अच्छा, अल्कीन की जो दूसरी तरह की ऑक्सीडेशन है, अभी इस अल्कीन में तो हमने क्या कहते हैं हीट नहीं किया था, रूम टेम्परेचर पे KMnO4 को डाला था। लेकिन एल्कीन की जो सेकेंड ऑक्सीडेशन होती है वो होती है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन में हम एल्कीन को हीट भी कर रहे होते हैं। इसको हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, या उसमें जो हम लोग KMnO4 यूज करेंगे वो होगा तो एसिडिफाइड भी हो सकता है, अल्कलाइन भी हो सकता है, लेकिन कंसंट्रेटेड KMnO4 इसमें यूज करेंगे और साथ में हम इसको हीट भी करेंगे। और इन शॉर्ट वी कैन से कि हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 एल्कीन में डालेंगे तो क्या होगा, एल्कीन का जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो उसमें से एक बॉन्ड खत्म नहीं होगा, बल्कि पूरा का पूरा डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। जब मैं हॉट KMnO4 किसी एल्कीन में डालूंगा तो पूरा का पूरा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विल ब्रेक, या इसको हम ये कहते हैं कि वो रप्चर हो जाएगा पूरा डबल बॉन्ड। अच्छा, अब ना डिपेंड करता है कि एल्कीन कौन सा है हमारे पास। अगर ये इथीन है ना, इथीन की मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करूंगा हॉट KMnO4 डाल के, तो ये डबल बॉन्ड है ये पूरा रप्चर हो जाएगा और ये दो फ्रेगमेंट्स अलग अलग हो जाएंगे, लेफ्ट वाला कार्बन अलग, राइट वाला कार्बन अलग। तो ये दोनों कार्बन जो है ना ये कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे। अच्छा, अब डिपेंड करता है कि हमारे पास ना एल्कीन किस तरह का है। अब देखो, एल्कीन हमारे पास इस तरह का भी हो सकता है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इफ डबल बॉन्डेड कार्बन हैज टू एल्काइल्स अटैच्ड टू इट, लेट्स से पहले वाले डबल बॉन्डेड कार्बन वन के साथ जो है ना एक CH3 लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, और जो दूसरा डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं। जब हम इसकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करेंगे हॉट KMnO4 डाल के, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड रप्चर होगा और इसमें भी दो फ्रेगमेंट्स अलग अलग होंगे। तो लेफ्ट वाला फ्रेगमेंट है जो डबल बॉन्डेड कार्बन वन वाला फ्रेगमेंट है, उसके जिसके साथ एक एल्काइल लगा हुआ है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम इस तरह से बनाएंगे, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड OH। असल में ये जो है ना पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद देखो उसके बाद क्या होगा, इसको अगर हम हीट करते रहेंगे ना तो इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती है। और एल्डिहाइड की जब फर्दर ऑक्सीडेशन होती है तो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप में। उसके बाद ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा, लाइक दिस। और जो दूसरा वाला फ्रेगमेंट है जिसके साथ दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इट विल बी कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ वैसे वाटर भी बनता है, तो ये भी याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों लिख सकते हो।
सही है। इसको जरा देखो, 3 केसेस बनेंगे टोटल। मैं आपको तीनों जरा समझा देता हूँ। इफ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हैज 2 हाइड्रोजन अटैच्ड टू इट, जैसे जो लेफ्ट वाला डबल बॉन्डेड कार्बन है इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, और कोई एक एल्काइल चेन लगी हुई है। सेकंड वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और एक एल्काइल चेन लगी हुई है। इसमें हॉट KMnO4 डालोगे तो जो लेफ्ट वाला पार्ट है इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और जो राइट वाला फ्रेगमेंट है दिस विल प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। इफ यू कीप ऑक्सीडाइजिंग इट, अभी तो आप फिलहाल कार्बोक्सिलिक एसिड याद रखोगे, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एल्कीन मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें डबल बॉन्ड कार्बन पे एक हाइड्रोजन पे एक एल्काइल लगा हुआ है, आर चेन, आर मींस एल्काइल, ठीक है, आर का मतलब है कोई एल्काइल चेन लगी हुई है, वो CH3 भी हो सकती है, वो CH2CH3 भी हो सकती है, वो मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल प्रोपाइल, कुछ भी एल्काइल चेन हो सकती है वो। अगर दोनों एल्काइल चेन लगी हुई है, वो एल्काइल चेन सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। और दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक एल्काइल और एक हाइड्रोजन है, तो आप इस तरह से याद रखो कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हैज 2 हाइड्रोजन अटैच्ड टू इट, तो दिस विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। If double bonded carbon has only one hydrogen attached to it, the other one would be alkyl, of course. It will produce carboxylic acid. If double bonded carbon has two alkyls attached to it और 0 हाइड्रोजन attached to it, तो वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में। अभी कीटोन इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया था, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लग जाएगा तो लेफ्ट वाला फ्रेगमेंट कीटोन में कन्वर्ट होगा, और जो राइट वाला फ्रेगमेंट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी एग्जांपल्स मैं करवा देता हूँ, अभी बस ये लिख लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। डन। ओके, देखो जो पहली एग्जांपल है इसमें जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स है जिसको मैं कार्बन 2 और 3 कह रहा हूँ। डबल बॉन्डेड कार्बन टू हैव 2 एल्काइल्स अटैच्ड टू इट, एल्काइल मतलब डायरेक्टली कार्बन कार्बन अटैच्ड है, तो जब ये डबल बॉन्ड रप्चर होगा तो जो सेकंड डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है वो कीटोन बना लेगा, उसके साथ कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लग जाएगा, तो दिस इज कीटोन। और जो राइट वाला फ्रेगमेंट है उसके साथ देखो एक एल्काइल लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन है, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। उस कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आ जाएगा, और जहाँ पे हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन हटेगा और OH लग जाएगा, मतलब कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। ये पूरी, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। सेकंड एग्जाम्पल में वी हैव डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स, जिसमें जो फर्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है इट हैज 2 हाइड्रोजन, तो इट विल ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। और जो राइट वाला फ्रेगमेंट है उस डबल बॉन्डेड सेकंड डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक एल्काइल लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो वो जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड OH। इर्तिजा ये बातें आप बाद में पूछ लेना, इरेलीवेंट है ना इस क्लास से। अच्छा, अब ये जो हमारा थर्ड वाला स्ट्रक्चर है इसमें स्केलेटल फॉर्मूला बना हुआ है, और ये तो डबल बॉन्डेड कार्बन है, और इसमें जब हम हॉट KMnO4 डालेंगे तो अगेन डबल बॉन्ड रप्चर होगा,
अच्छा, जो राइट वाला फ्रेगमेंट है, राइट जो डबल बॉन्डेड कार्बन 1 और 2 इस तरह से नंबरिंग कर लेते हैं, तो वो तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। लेकिन जो लेफ्ट वाला फ्रेगमेंट है उसमें जो सेकंड कार्बन, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, उसके साथ डायरेक्टली अगर मैं देखूं तो दो एल्काइल, दो कार्बन ही अटैच्ड है ना डायरेक्टली, तो ये कीटोन बना लेगा। इसके साथ, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आ जाएगा, तो ये कीटोन बन जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। ये हैंडआउट्स आप लोगों के पास हैं, डाउनलोड करें गूगल क्लासरूम से। आगे बढ़ जाएं। अच्छा, ये एक और एग्जांपल है जिसमें हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें अगर हम हॉट के एमएनओ4 डालेंगे। अच्छा, इसका ना दोनों करते हैं, पहले तो हम कोल्ड के एमएनओ4 डालते हैं इसमें। देखो, जब कोल्ड के एमएनओ4 डालोगे तो डबल बॉन्ड पूरा रप्चर नहीं होगा, बस डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री होगी। दोनों कार्बन के साथ OH OH लग जाएगा, डायऑल बन जाएगा। लेकिन अगर इसमें हॉट के एमएनओ4 डालोगे, तो जो डबल बॉन्ड है ये पूरा रप्चर होगा, और ये चेंज, ये जो साइकिल है ये खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें दो डबल बॉन्डेड कार्बन जो है वो, एक ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ग्रीन कलर में बना रहा हूँ, डबल बॉन्डेड कार्बन 1, कार्बन 2। तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन 1 है, उसके साथ डायरेक्टली दो एल्काइल अटैच्ड है, एक तो ये वाला कार्बन, और एक ये पीछे जो इसके रिंग में एक कार्बन है। तो ये यहाँ से रप्चर हुआ, तो इसके साथ देखो कीटोन आ गया, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। लेकिन जो नीचे वाला सेकंड डबल बॉन्डेड कार्बन है, उसके साथ डायरेक्टली सिर्फ एक एल्काइल अटैच्ड, एक कार्बन अटैच्ड है, एक एल्काइल अटैच्ड है, और एक हाइड्रोजन होगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप में। देखो ये था, दिस वन, पहला डबल, फर्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, उसके साथ दो एल्काइल है ना, एक कार्बन CH3 लगा हुआ है और एक इधर लगा हुआ है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में। और जो नीचे वाला डबल बॉन्डेड कार्बन है, सेकंड डबल बॉन्डेड कार्बन, उसके साथ सिर्फ एक कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। ये पूरा जो चेन साइकिल है वो खत्म हो जाएगी, और ये स्ट्रेट चेन बन जाएगा, और स्ट्रेट चेन का जो फॉर्मूला है वो ये लिखा हुआ है। हमारे पास ना 3 रूल्स हमने अभी देखे। मैं लिख भी देता हूँ ताकि बाद में। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन विद हॉट
KMnO4, carbon carbon double bond will break down if double bonded carbon has two hydrogen atoms. It gets oxidized to carbon dioxide. But if double bonded carbon has one hydrogen atom and one alkyl group, it gets oxidized to carboxylic acid. Third one क्या आता? If double bonded carbon atom has two alkyl groups, it gets oxidized to ketone. चले आगे, लिख लो उसको जल्दी से। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, इसमें ना एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे तो क्या होगा? इसमें हमने हॉट KMnO4 डाला है, हीट करा है इसको, तो दोनों डबल बॉन्ड रप्चर होंगे। और इसमें से क्या प्रोडक्ट निकलेंगे? देखो, एक डबल बॉन्डेड कार्बन, इसको हम 2 कह रहे हैं, 3 4 5। तो डबल बॉन्डेड कार्बन 2 जो है उसके साथ दो एल्काइल अटैच्ड है, तो वो बना लेगा कीटोन। अच्छा, ये वाला फ्रेगमेंट है जो बीच से निकलेगा, इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन 3 और डबल बॉन्डेड कार्बन 4 दोनों को देखना होगा। तो ये भी देखो, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन 3, इसके साथ भी डबल बॉन्ड है लेफ्ट वाले कार्बन के साथ, और डबल बॉन्डेड कार्बन 4, इसका भी डबल बॉन्ड है फिफ्थ कार्बन एटम के साथ। अच्छा, इस पे देखो, डबल बॉन्डेड कार्बन 3 पे एक हाइड्रोजन अटैच्ड है और राइट पे एक कार्बन अटैच्ड है, मतलब एक एल्काइल है और एक हाइड्रोजन है, तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन 3 कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में।
ये कार्बन 3 की बात कर रहे हैं, और ये जो कार्बन 4 है, ये भी, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन है और लेफ्ट साइड पे एक एल्काइल है, तो ये भी कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। दो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप बन जाएंगे इसमें, लाइक दिस। सिमिलरली जो लास्ट वाला डबल बॉन्डेड कार्बन है, फिफ्थ कार्बन, उसके साथ दो हाइड्रोजन है, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना लेगा। क्लियर है ये बात? चले आगे बढ़े। अच्छा, ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, हैंड आउट आपको भेजे हुए हैं, तो ये जरा प्रैक्टिस कर लेना। बाकी आसान से ही है, कुछ भी मसला नहीं है, करके बता देना, अगर प्रॉब्लम हो तो देख लेंगे। अच्छा, हमने डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स देख लिया था। एल्कीन, अच्छा वो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, वो फिर हम एल्कोहल में देखेंगे। चलो उनको कैसे बनाया जा सकता है, अगर हमारे पास कोई अल्कोहल है, तो अल्कोहल को अगर हम हीट करें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हीट करेंगे, इस पर टेम्परेचर ऑफ अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस, कैटलिस्ट सल्फ्यूरिक एसिड ना एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है इसमें। इसका ऑल्टरनेट कैटलिस्ट हमारे पास एल्यूमिना है, मतलब Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इससे भी हो जाएगा ये काम, उसके लिए टेम्परेचर थोड़ा सा हाई लेना पड़ता है। तो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जैसे ये अल्कोहल बना हुआ है, तो इसमें OH, और उस जिस कार्बन पे हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, उसके एडजेसेंट कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, ये रिमूव हो जाएगा। और जब ये रिमूव होगा तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब अल्कोहल से ये बन गया एल्कीन। तो इस रिएक्शन को ना हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स भी कहते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इसलिए कहते हैं क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है इसमें से, बाहर वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, जब H और OH निकलेंगे तो दे विल फॉर्म वाटर। और इसको करवाने के लिए वी नीड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड at a temperature of 200 degree Celsius, or we can also use alumina as a catalyst, which is aluminum oxide at a temperature of 350 degree Celsius. इसका एक अपैरेटस, इस तरह से लेबोरेटरी सेटअप इस तरह से होता है कि हमारे पास इथेनॉल है कॉटन वूल में सोक्ड हुआ हुआ, जब ये इसके वेपर्स फ्यूमाइज मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड पे से पास करेंगे, तो दे विल गेट डिहाइड्रेटेड टू फॉर्म एल्कीन, विच इज इथीन। बस इसकी कंडीशंस लिख लो। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये अल्कोहल में भी पढ़ेंगे दोबारा से। हमें अल्कोहल से एल्कीन बनाना है, एल्कीन फ्रॉम अल्कोहल। एग्जांपल्स देख लेते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की। अच्छा, अब ये वाला जो अल्कोहल है हमारे पास, इसका जो नाम होगा ना, वो इसकी जब हम नंबरिंग करेंगे तो सेकंड कार्बन पे OH आएगा, स्मॉलेस्ट नंबर पे ब्रांच लानी है। तो दिस इज ब्यूटेन, सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है, उसको ऑल कहते हैं। जैसे अल्कोहल, मिथेनॉल, इथेनॉल होता है ना, तो ऑल इज ब्यूटेन टू ऑल।
अब देखो जब इसकी हम डिहाइड्रेशन करेंगे ना तो देयर आर टू आइसोमर्स पॉसिबल। अगर जिस कार्बन पे OH है वो तो हटेगा हटेगा, लेकिन अगर हाइड्रोजन फर्स्ट डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड तो नहीं है इसमें, अगर हाइड्रोजन फर्स्ट कार्बन से हट जाए, एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा ना, तो वो ये दोनों हाइड्रोजन भी हो सकते हैं। इससे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, इसमें डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में आएगा। तो ये जो प्रोडक्ट बना है दिस इज ब्यूट 1E। लेकिन देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है और उसके एडजेसेंट में कार्बन 3 भी है, उसपे से हाइड्रोजन हट जाए। तो फिर जो डबल बॉन्ड आएगा वो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में नहीं आएगा, बल्कि सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में आएगा। तो ये जो आइसोमर बनेगा दिस इज ब्यूट 2E। तो दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल है। अंडरस्टूड, आगे बढ़ें। अच्छा जी, यही काम हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ भी कर सकते हैं। तो इस केस में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे, तो इसमें भी इसमें अच्छा दो OH लगे हुए हैं। अगर इसकी नंबरिंग करें तो इस तरह से 1 2 3 4 5। तो सेकंड कार्बन पे भी OH है, थर्ड कार्बन पे भी OH है, तो इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज है। अच्छा, इसमें दोनों OH हटेंगे एक साथ ही। इसमें सेकंड कार्बन पे OH है, उसके साथ जो हाइड्रोजन हटेगा वो फर्स्ट कार्बन वाला होगा, क्योंकि थर्ड कार्बन पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं। तो इसमें एक डबल बॉन्ड तो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में आएगा, और दूसरा OH जब हटेगा तो उसके साथ जो एडजेसेंट कार्बन पे हाइड्रोजन है वो फोर्थ कार्बन पे। तो इसमें एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा, दो नहीं बन सकते। एक डबल बॉन्ड इधर आएगा बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ कार्बन एटम, और एक डबल बॉन्ड जो है वो फर्स्ट और सेकंड कार्बन एटम के बीच में आएगा। तो इसमें एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा, दो की पॉसिबिलिटी नहीं। इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस इज 4 मिथाइल, क्योंकि एक मिथाइल ब्रांच लगी हुई है इसमें। हम नंबरिंग ऐसे करते हैं कि डबल बॉन्ड पे छोटा नंबर आए तो राइट टू लेफ्ट करेंगे। दिस इज 4 मिथाइल पेंट, एंड देयर आर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो पेंट, एक फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है डबल बॉन्ड पहला वाला, और फिर थर्ड कार्बन पे आ रहा है, तो पेंट 1 3 डाई ईन। तो देयर आर टू डबल बॉन्ड। क्लियर है? आगे बढ़े, कोई सवाल? ओके।
अच्छा, इसमें कितने प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं? इसमें देखो, जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है ना, दिस इज दिस कार्बन, इसको मैं ना कार्बन 1 कह रहा हूँ। और इसके एडजेसेंट में वी हैव दिस कार्बन 2 जिसको कह रहे हैं, और थर्ड कार्बन ये भी है। और एक ये ब्रांच में जो मिथाइल वाला कार्बन लगा हुआ है ना, इसको मैं कार्बन 4 कह रहा हूँ, जिसको ब्लू कलर में बना रहा हूँ, तो ये भी एडजेसेंट में है। तो इसमें जो प्रोडक्ट्स पॉसिबल है, देखो, अगर फर्स्ट कार्बन पे जो OH लगा हुआ है और साथ में जो हाइड्रोजन हट रहा है, वो लेट से सेकंड कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो हटे, जो दिख नहीं रहा है स्केलेटल फॉर्मूला की वजह से, लेकिन वो होगा। तो जो डबल बॉन्ड आएगा वो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन आएगा, हियर, OH हटने पे। और एक CH3 इधर लगा हुआ ही है साथ में। तो एक तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जो 1 और 3 कार्बन, थर्ड कार्बन है, इसके पास भी हाइड्रोजन होगा। तो फर्स्ट कार्बन का पे OH और थर्ड कार्बन पे हाइड्रोजन अगर हटेगा, तो डबल बॉन्ड पे जो है वो यूं आएगा इस तरह से, 1 और 3 कार्बन के बीच में। और ऊपर CH3 तो लगा हुआ ही है इसमें। तो ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है और ये जो नीचे वाला मैंने बनाया है, ये सिमिलर है ना, आइडेंटिकल है। मतलब ऊपर वाले को फ्लिप करके रख दो तो नीचे वाला बन जाएगा। ऊपर वाले में CH3 मैंने स्लांट कर बना दिया थोड़ा, यही है, यही मतलब है इसका। तो ये और इसलिए लिखा है क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक इनमें से कोई एक ही काउंट करोगे। इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी ये है कि जिस कार्बन पे OH लगा है, फर्स्ट कार्बन जिसको मैंने बोला हुआ है वो, और फोर्थ कार्बन वाला हाइड्रोजन हट जाए, उस पे भी CH3 है ना, तो फिर जो डबल बॉन्ड आएगा वो इस तरह से, जैसे ये कार्बन है हमारा, फर्स्ट कार्बन जिस पे OH लगा हुआ है, और उसके ऊपर जो CH3 लगा हुआ है, इसके साथ जो 3 हाइड्रोजन है, इसमें से एक हाइड्रोजन हट जाए, ये इस तरह से। तो फिर डबल बॉन्ड जो है ना वो इस तरह से आएगा। स्केलेटल फॉर्मूला में तो हम कार्बन लिखते नहीं है ना, मैं तो सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ लिख के कि समझ आए बात। तो ये हम इसको लिखेंगे किस तरह से स्केलेटल फॉर्मूला में, फाइनल स्ट्रक्चर, बस बस डबल बॉन्ड दो डंडियां लगा के छोड़ दो, वो इसका मतलब है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और जो टर्मिनल कार्बन है, लास्ट वाला कार्बन है, ऑब्वियसली इसके दो नीचे बॉन्ड बने हुए हैं, तो 2 हाइड्रोजन होंगे इसके साथ। लेकिन हम सिर्फ इतना पार्ट लिखेंगे स्केलेटल फॉर्मूला, अगर सिर्फ वो कहता है स्केलेटल फॉर्मूला बताओ, तो इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। क्लियर है, बात समझ आ गई है? आगे बढ़े। अच्छा जी, एल्कीन्स में, एल्कीन्स का एक और रिएक्शन है जो आपने वो लेवल में भी पढ़ा होगा, वो है एडिशन पॉलीमराइजेशन। बेसिकली एल्कीन्स को यूज करके हम लोग प्लास्टिक्स बनाते हैं, जिसको हम मैक्रोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं, पॉलीमर्स भी कहते हैं। ठीक है, इससे हम लोग ना प्लास्टिक्स प्रोड्यूस करते हैं। तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, वो डबल बॉन्ड के थ्रू मोनोमर्स जो है वो आपस में ज्वाइन होते जाएंगे और पॉलीमर बन जाएगा। पॉलीमर क्या है? पॉलीमर इज अ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। ठीक है, एक सिंपल मॉलिक्यूल जो होता है वो मोनोमर होता है, वो बहुत सारे मोनोमर जब कंबाइन हो जाते हैं तो वो पॉलीमर बना लेते हैं। जैसे पॉलीथीन, एक पॉलीमर है हमारे पास जो कि इथीन मोनोमर से बनता है। ठीक है, ये हमने ओ लेवल में भी देखा हुआ है, पॉलीथीन। अब इसका जो मोनोमर है, इट इज इथीन मोनोमर, विच इज C2H4।
इस तरह से लिखते हैं चीन मोनोमर। अब बहुत सारे ऐसे चीन मोनोमर जब एक दूसरे के एडजेसेंट रखे हुए होंगे, तो इनके जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो खत्म होते जाते हैं, और एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स के जो कार्बन है वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। लाइक दिस। और आखिर में कंटिन्यूटी बॉन्ड्स। जो इथीन मोनोमर से पॉलीमर बन रहा है उसको, उसके नाम के साथ वो पॉली लगा देते हैं तो ये हो जाता है पॉलीथीन। जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो पॉलीथीन के। अगर यही मैक्रोमोलिक्यूल या पॉलीमर हम सिर्फ इथीन का एक मोनोमर लिखेंगे तो इस तरह से, इस तरह से लिखते हैं वे एन इज नंबर ऑफ मोनोमर्स। अब ये एन जो है वो 1000 मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है। और ये पॉलीमर जो है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन है। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है? when monomers combine to form a polymer without a release of any other molecule, मतलब कोई मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होता है इसमें। इसी तरह और भी हमारे पास डिफरेंट एडिशन पॉलीमर्स होते हैं। जैसे पॉलीक्लोरोइथीन होता है जिसका मार्केट नेम पॉलीविनाइल क्लोराइड है, जिसमें क्लोरोइथीन मोनोमर होता है, एक क्लोरीन लगा हुआ होता है। तो इसको हम पॉलीविनाइल क्लोराइड भी कहते हैं, या पीवीसी के नाम से जो मशहूर है। तो उसका पॉलीमर कुछ ऐसा दिखेगा। बस इस एएस में ना, इस पे वो रिपीटेड यूनिट्स आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि मोनोमर निकाल के बता दो कि क्या मोनोमर है इसका। तो इसमें अगर हम पॉलीमर को देखें तो जो रिपीटेड यूनिट है वो क्लोरोइथीन का मॉलिक्यूल है, लाइक दिस। ठीक है, इसका 3D स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब ये सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बन गए ना, तो टेट्राहेड्रल शेप बन जाएगा इस तरह का। अब ये तो नहीं आएगा बनाने के लिए खैर। ठीक है, पॉलीमर इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है इसका, और इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि दो कार्बन साथ में, एक कार्बन के साथ Cl है और बाकी दूसरे कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन है। तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। रिपीट यूनिट आपको बस आइडेंटिफाई करना होगा। बाकी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एएस के सिलेबस में नहीं है, वो A2 में आती है। सिमिलरली इसमें हम अगर रिपीट यूनिट आइडेंटिफाई करें, तो हाइड्रोजन और CH3 ये वाला पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है ना, इसका जो मोनोमर होगा, ये रिपीटेड यूनिट अगर आप एक्सट्रैक्ट कर लो इसमें से, तो मोनोमर बनाने के लिए बस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दोबारा से लगा दो, तो ये हमारा, ये जो मोनोमर बना है, जैसे 3 कार्बन एटम वाला एल्कीन है जिसको प्रोपीन कहते हैं, इसलिए इस पॉलीमर को हम क्या कहेंगे? पॉलीप्रोपीन। इसको एक बार रीड आउट कर लेना, ये ओ लेवल वाला ही है सारा। और ना, जैसे इथीन से पॉलीथीन जो बना है वो प्लास्टिक बैग्स के लिए यूज होता है। बस यूजेस याद कर लो, प्रॉपर्टीज जो है वो याद करने की जरूरत नहीं है एज सच। हाँ, बस इनका इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस हमें देखना होता है कि ये प्लास्टिक्स का जो वो है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, डिकम्पोज नहीं होती है। एक एक यूज देख लेना इनका। प्रोपीन से जो पॉलीमर बना है दैट इज पॉलीप्रोपीन, और वो आपका टॉयज, क्रेट्स या चेयर्स वगैरह बनाने के लिए भी यूज होती है। इसी तरह जो क्लोरोइथीन है उससे पॉली क्लोरोइथीन या पीवीसी बनेगा, जो कि पाइप्स वगैरह, वाटरप्रूफ पाइप्स बनाने के लिए यूज होता है। एक यूज को याद कर लो जो आपको याद हो जाए, इंसुलेशन केबल्स हो गई। इसी तरह टेट्रा
फ्लोरो इथीन मोनोमर से जो पॉलीमर बनता है वो पॉलीटेट्राफ्लोरो इथीन भी होता है, पीटीएफई भी कहते हैं इसको, और मार्केट में ये मशहूर है टेफ्लॉन के नेम से। टेफ्लॉन टेप होता है ना, जैसे बॉल टेप होता है टेनिस की बॉल पे क्रिकेट खेलते वक्त जो चढ़ाते हैं, वो भी टेफ्लॉन टेप होता है। तो इसका जो यूज है वो नॉन स्टिक फ्राई पैन पे भी है, टेप टेफ्लॉन टेप भी है बड़ा मशहूर। नॉन स्टिक फ्राई पैन का यूज आप याद कर लो। और अच्छा, प्लास्टिक्स के बारे में ना, जो प्रॉब्लम है ना प्लास्टिक्स का, ये सारे प्लास्टिक्स ही है ना जो एडिशन पॉलीमर्स बन रहा है एल्कीन्स के। तो जो इनका प्रॉब्लम है वो उनका डिस्पोजल है, कि इनके साथ करें क्या, क्योंकि दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब विच कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय बैक्टीरियल एक्शन। जितने भी बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वो बैक्टीरिया डिकम्पोज करके उनको खत्म कर देता है, लेकिन एयर में जो बैक्टीरिया होता है, जो सॉइल में बैक्टीरिया होता है, उनको खत्म कर देता है, लेकिन प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो जब ये डिकम्पोज नहीं होते, तो अगर आप इनको वाटर में डालोगे तो वो पानी में डिकम्पोज नहीं होंगे, तो वाटर पोल्यूशन है। अगर आप लैंड उसको बरी कर दोगे तो वो लैंड पोल्यूशन है। तो इनकी डंपिंग मसला है, वी कैन नॉट डंप ऑन लैंडफिल साइट्स, किसी गड़ा खोद के उसमें डाल दिया तो वो फिर वैसा का वैसे ही पड़ा रहेगा। अक्सर इस पे आपने अक्सर वीडियोस भी देखी होंगी, काफी शोर मच रहा होता है, मरीन लाइफ को बहुत अफेक्ट करते हैं ये। अच्छा, तो ये वाटर पोल्यूशन प्रोड्यूस करेगा। सेकेंडली लैंडफिल, लैंड पोल्यूशन, बस डू नॉट डिकम्पोज बाय बैक्टीरियल एक्शन। अच्छा, एक काम हम ये कर सकते हैं कि इनको जला दें, कंबशन कर दें इनकी, क्योंकि ये है तो हाइड्रोकार्बन ही ना, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो इससे हीट एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाने के लिए। बट प्रॉब्लम ये है कि जब इनकी हम कंबशन करते हैं तो रिलीज टॉक्सिक गैसेस, तो उसको या तो आप इन्वायरमेंट में निकलने ना दो, या अगर वो निकलनी है तो फिर उसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो टॉक्सिक कंपाउंड या टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो साथ में प्रोड्यूस होगी होगी, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट तो वैसे ही रहेगा, लेकिन वो जो टॉक्सिक गैसेस है ना, वो मेजर कंसर्न होता है हमारे पास। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है इसमें। ठीक है, और उसको डील किया जा सकता है, मतलब जो टॉक्सिक गैसेस हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, और भी डिपेंड करता है, जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड है, तो वो जब अगर आप बंद करोगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी निकलेगी। तो उनको ट्रीट करने के लिए अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि क्या किया जा सकता है, भाई न्यूट्रलाइज करते हैं, HCl को तो न्यूट्रलाइज करा जा सकता है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कैटालिटिक कन्वर्टर में करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का कोई इंतजाम नहीं है हमारे पास, वो तो निकल ही रही है, वो रोकना मुश्किल है। और इसके अलावा अगर हम बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे ये इसकी कंबशन करवाएंगे, तो वो टॉक्सिन जो होता है HCl, वो भी ब्रेक डाउन हो सकता है, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग अलग भी हो सकता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस। तो जिसमें इसको हीट करते हैं ना, ये बेसिकली हम लोग हीट जनरेट करने के लिए भी करते हैं, रिसाइकलिंग के लिए भी काम कर रहे होते हैं, कि बार बार प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक को स्क्रैप को यूज करते रहे, कुछ और बना लें उससे। तो जिस इस अपैरेटस में ये काम करते हैं उसको हम इंसिनेटर्स कहते हैं। ये नाम कहीं क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए लिखा हुआ है, बस ये याद रखना, दैट्स इट। चलो जा सकते हो अभी आप लोग, हाफिज।